तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां क्यांसू किंगलिंग को लेकर टेलीपोर्ट करके एल्डर झाओ के मेंशन में आ गया होता है। वहीं सामने सुयान हमेशा की तरफ हर बात में बैठा होता है। उसे देख किंगलिंग एक चीख मारती है और शर्माते हुए अपनी आंखें बंद करके पीछे घूम जाती है। वहीं सुयान भी अपनी इज्जत छुपाते हुए क्यांसू पर चिल्लाते हुए बोलता है, शीशेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्यांसू से बोलता है, किंगलिंग का ध्यान रखना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी के साथ वो बाहर आके पुल को पार करके कहीं जा रहा होता है और गार्डिंग बैरियर को देखकर बोल रहा होता है, गार्डिंग बैरियर ने सिर्फ इनर एकेडमी को ही कवर किया है, क्या वो लोग आउटर सेक्ट पर गिव अप कर रहे हैं। सिया फैमिली अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। तभी उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। क्यांसू पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर एक ब्लैक शर्ट में कोई बंदा होता है जिसे देख क्यांसू बोलता है, देख के लगता है कि हेवनली टावर के टेस्ट में टॉप 1 पर आने वाला पर्सन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी के साथ हमें उस ब्लैक शैडो वाले पर्सन को दिखाया जाता है, ये हैंग फई होता है। साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है जिसे देख क्यांसू हैरान होकर मन में बोलता है, ये तो प्रीमोडियल रियल्म के 8th लेवल पर है, ये यहाँ तक कि मैंग नियान किंग से भी 1 लेवल ज्यादा है। हैंग फई बोलता है, क्या तुमने ही पिल चुराई थी। क्यांसू बोलता है, क्या तुम हुआंग के लिए काम कर रहे हो। वो बोलता है, तुम जो चाहे समझो, मैं बस तुम्हें नॉकआउट करके वापस ले जाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी गैदर करके सीधे क्यांसू पर अटैक कर देता है जिसे देख क्यांसू एक स्माइल करता है और हैंगफाई का अटैक लगने से पहले अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है, जो देख हैंगफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ क्यांसू अचानक से हैंगफाई के सामने आके जोर से अपना पंच हैंगफाई के फेस पर मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो खांसने लगता है और साथ ही अपने मुंह को पकड़ के बोलता है, तुम किस रियल्म पर हो। और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है जिसे देख क्यांसू तेजी से जाके उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम किंगलिंग को देखते हैं जो कि कमरे के बाहर खड़ी होती है और वहीं कमरे के अंदर सुयान अपने कपड़े बदलते हुए बोल रहा होता है, ओ माय गॉड मेरी वर्जिनिटी, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये पूरी तरह से गलत है, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। और कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सुयान बस कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है क्योंकि किंगलिंग ने उसे बाथटब में बिना कपड़ों के नहाते हुए देख लिया था। वहीं सुयान की इन बकवास सी बातों को सुन के किंगलिंग भी इरिटेट हो रही होती है। तभी उसका ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ क्यांसू हैंगफाई को अपने गोद में उठा के ला रहा होता है। किंगलिंग पूछती है, ये कौन है। क्यांसू बोलता है, पहले रूम के अंदर चलो। फिर वो हैंगफाई को लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। उसे देख सुयान गुस्से से बोलता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मुझसे बिना पूछे ही एक वुमेन को यहाँ कैसे ला सकते हो, ये बहुत बुरी बात है, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग के बारे में सोचा है। किंगलिंग बोलती है, क्या बुरी बात, वो तुम हो जिसने कि नहाते समय दरवाजा बंद नहीं किया था। ये सुन के सुयान गुस्से से अपना मुंह फुला के बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उससे बात कर रहा था, इसके अलावा मैं नहा नहीं रहा था। क्यांसू बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था क्योंकि हम जल्दीबाजी में यहाँ आए थे, इसके अलावा तुम्हारे शरीर का ज्यादातर भाग हर बात के पानी में डूबा हुआ था, हमने बहुत कुछ देखा है, इतना नाटक मत करो और परेशान करना बंद करो, चलो मेन बिजनेस पर आते हैं। साथ ही वो हैंगफाई को बेड पर फेंक देता है। सुयान बोलता है, ये कौन है। क्यांसू बोलता है, ये ट्रायल में नंबर 1 आया था। ये सुन के सुयान और किंगलिंग बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलते हैं, क्या ये हैंगफाई है। क्यांसू बोलता है, मैंने सुना था कि इनर एकेडमी के डिवाइन मास्टर का डिसाइपल बनने के बाद ये सैकुलेशन के लिए स्केलेटन केव के अंदर चला गया था, लेकिन ये पहले ही वहां से निकल गया है, कुछ तो गलत हुआ है। इसी के साथ वो हैंगफाई के पास आके उसे एक स्लैप मार के उठाते हुए बोलता है, हे अब उठ भी जाओ, बहुत सो लिए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्लैप खाने के बाद वो धीरे धीरे होश में आने लगता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोल के सामने देखता है तो क्यांसू उसे ही घूर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हैंगफाई के पसीने छूटने लगते हैं। इसी के साथ वो अपने पांव पर एनर्जी लाके क्यांसू पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक झटका लगता है और वो वापस से पीछे बेड पर गिर जाता है और दर्द से कराहते हुए बोलता है, साले तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। क्यांसू बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी वेंस को उलट दिया है, जब तुम अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करोगे तो तुम्हारी बोन टूटने लगेंगी और साथ ही तुम मर भी सकते हो, इसलिए तुम शांति से लेटे रहो। ये सुन के हैंगफाई क्यांसू को गुस्से से घूरने लगता है। क्यांसू बोलता है, मुझे घूरना बंद करो, मेरे जैसा सुंदर चेहरा तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। हैंगफाई बोलता है, बस मुझे मार डालो। क्यांसू एक क्रीपी सा लुक बनाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुमको अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ, मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, यदि मुझे वो आंसर मिल गए जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम क्या कहते हो। वो करके अपना मुंह साइड में कर लेता है। ये देख क्यांसू को गुस्सा आने लगता है। वो हैंगफाई को डराते हुए बोलता है, तुम्हारे पास केवल 3 चांस है, अगर तुमने मुझे एक भी गलत आंसर दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल लूंगा और उसे आत्मा खाने वाले कीड़ों के कंटेनर में डाल दूंगा और मैं इसे सील करके मिट्टी के अंदर दबा दूंगा। चिंता मत करो, मैं कंटेनर के अंदर केवल एक कीड़ा डालूंगा, हो सकता है कि हजारों सालों तक कीड़ों द्वारा खाए जाने के बाद तुम्हारा रिइंकार्नेशन हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांसू ने उसे जो भी पूछना था वो पूछ लिया होता है। क्यांसू कमरे से बाहर आके बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ये सब हुआंग ने किया है। किंगलिंग बोलती है,
तो क्या उन्होंने सच में मेरी मास्टर को कैद कर लिया है? कियांशु बोलता है मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हैंग फई को ये नहीं पता कि तुम्हारी मास्टर को कहाँ कैद करके रखा गया है। विश्वास नहीं हो रहा कि आधे से ज्यादा लीडर और डिप्टी लीडर को उन्होंने कैद कर लिया है। सुयान बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए? कियांशु बोलता है हम कुछ नहीं करने वाले, ये हमारा काम नहीं है। सुयान बोलता है मुझे लगा कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो, मुझे ये सुन के एक राहत मिली कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये सुन के किंगलिंग गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम सुआंतियन एकेडमी के डिसाइपल हो, क्या तुम अपने मास्टर को कष्ट सहते हुए देख सकते हो? सुयान घबराते हुए बोलता है चिंता मत करो, मेरे मास्टर एक क्रीपी गाय हैं, वो ठीक रहेंगे। किंगलिंग उदास होते हुए बोलती है लेकिन मेरी मास्टर। तभी कियांशु बोलता है वेल मैं वैसे भी इस घटिया एकेडमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन मैं जाकर चेक करूंगा कि तुम्हारी मास्टर अभी किस हाल में है, लेकिन मैं तुम्हारी मास्टर को बचाने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। किंगलिंग कियांशु की चिंता करते हुए बोलती है लेकिन कियांशु बोलता है चिंता मत करो, हालांकि मैं तुम्हारी मास्टर को बचा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं भागना चाहूँ तो वो लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। साथ ही वो नीचे बैठ के एक छलांग मारता है और छत पे खड़ा होकर पीछे मुड़ के बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसी के साथ वो वहां से चला जाता है। वहीं पीछे सुयान बोल रहा होता है अपना ख्याल रखना, और फिर उबासियां लेते हुए बोलता है मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। तभी एलर झाओ बोलते हैं मेरे डियर डिसाइपल। वहीं ये आवाज सुन के सुयान के फट के चार हो जाती है। एलर झाओ सुयान को पकड़ के बोलते हैं क्या तुमने अभी मुझे क्रीपी गाय बोला था? यह सुन के सुयान भागते हुए बोलता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, और वो तेजी से कमरे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद एल्डर झाओ किंगलिंग से बोलते हैं कमरे में चलो, अभी भी हैंग फाई के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। किंगलिंग बोलती है लेकिन शीशेंग। एल्डर झाओ बोलते हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक रहेगा। जिसके बाद हम हैंग फाई को देखते हैं, उसके पूरे शरीर से पसीना छूट रहा होता है क्योंकि सामने एल्डर झाओ एक क्रीपी सा लुक बना के हैंग फाई से बोल रहे होते हैं डूड क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कियांशु को दिखाया जाता है जो कि एक मेंशन के सामने आ गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं पहले ही प्रीमोडियल रियल्म के 12th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, अगर मैं हेवनली प्रीमोडियल रियल्म के किसी हाई लेवल के पर्सन से मिला तो भी मैं यहाँ से बिना खरोच के जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी मेटा प्रीमोडियल रियल्म के पर्सन से मिल गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसी के साथ कियांशु अपनी बॉडी पर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनता है जो कि कीवाई हाइडिंग स्पेल होता है। कियांशु बोलता है ये कीवाई को छुपा सकता है, लेकिन इस स्पेल का यूज करते समय कल्टीवेटर अपने दूसरे मैजिक का यूज नहीं कर सकता। आमतौर पर किसी को फॉलो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन यह स्पेल लंबे समय तक नहीं टिक सकता, ये केवल 1 घंटे तक ही चल सकता है। मुझे जल्द से जल्द बंदी बनाए गए लीडर्स को ढूंढना होगा। जिसके बाद वो वहां से मैंशन की ओर जाने लगता है। फिर हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक हॉल में 3-4 एल्डर खड़े होते हैं जो कि हुआंग के साइड में होते हैं। वहीं उनमें से एक एल्डर लिu टियानपिंग होता है जो कि हुआंग से बोल रहा होता है एनीवे मैं आपको सुआंतियन एकेडमी का न्यू प्रिंसिपल बनने के लिए रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मुझे सील स्कूल का लीडर बनना है क्योंकि सील ब्रेकिंग बीट्स का पूरा ओनरशिप मेरे पास ही है। तभी एल्डर जिव टियानची बोलते हैं ये गार्डिंग बेल को सपोर्ट करने वाले मैजिक टूल में से एक है, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो गार्डिंग बेल डेंजर में होगी। एल्डर टियानपिंग बोलता है मुझे पता है कि तुम लंबे समय से जेड मैजिक बीट की चाहत रखते हो। तभी हुआंग बोलता है यदि आप सब मुझे वो पोजीशन दे दें जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुमको वो मैजिक टूल दे दूंगा जो गार्डिंग बैरियर को सपोर्ट करते हैं। इंपीरियल सिटी में अगर आपदा ना हो तो ये गार्डिंग बैरियर किसी काम का नहीं है। वो सभी एल्डर ओके बोल देते हैं, साथ ही वो और भी चीजों पर बातें करने लगते हैं। वहीं उनके साइड में क्यूएन शांति से खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वहीं रूम के बाहर एमसी भी खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर बोलता है ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो हुआंग और वो ओल्ड मैन है जिसने ट्रायल से पहले रूल्स को पढ़ा था। सेक्ट के अंदर ही इतने गद्दार भरे पड़े हैं, ना केवल मेडिसिन स्कूल ने विड्रॉ किया है बल्कि सील स्कूल का डिप्टी लीडर भी इसमें शामिल है। कियांशु बोलता है लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि बाकी के 2 लोग कौन है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है उन्होंने रैन टियानवे को कहाँ कैद करके रखा होगा। तभी उसका ध्यान अपने साइड वाली दीवार पर जाता है। इस दीवार पर एक पोर्टल बना होता है। कियांशु पहले कुछ सोचता है फिर वो उस पोर्टल में घुस जाता है। कियांशु जैसे ही उसके अंदर देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एल्डर रैन को वहीं पर कैद करके रखा होता है। कियांशु को देखकर एल्डर रैन पूछती है तुम कौन हो? कियांशु बोलता है मेरा नाम वांग शीशेंग है, मैं क्यू किंगलिंग का एक फ्रेंड हूँ। ये सुन के वो हैरान होकर बोलती है क्या वांग शीशेंग तो ये तुम हो? यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यह नहीं होना चाहिए था। कियांशु बोलता है मैं आपको बचाने आया हूँ। वो बोलती है मेडिकल स्कूल के लीडर, टूल स्कूल के लीडर और डिप्टी लीडर और स्पेल स्कूल के लीडर सभी को कैप्चर कर लिया गया है, हमें अलग अलग जगह पर कैद करके रखा गया है। बेहतर होगा कि तुम अभी इंपीरियल सिटी में जिव फैमिली के पास जाओ और स्पेल स्कूल के डिप्टी लीडर जिव टियानची को खोजो। ऐसा कहा जा रहा है कि वो और एल्डर झाओ 8 सेलेस्टियन मास्टर में से एक जिव मैंशन में है। अभी यहाँ से चले जाओ और जाकर उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है, वो हमें बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। कियांशु बोलता है
क्या इंपीरियल सिटी के जीव फैमिली। साथ ही वो कियांशु को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है और बोलती है मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर निकल सकोगे। फिर हमें कियांशु को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होके बाहर आ गया होता है। साथ ही वो बोल रहा होता है मुझे उनसे मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पूरे सेक्ट में बैरियर लगा दिया गया है। फिर वो वापस एल्डर झाओ के मैंशन की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पहले से ही कोई फाइट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद कियांशु बोलता है वहाँ क्या चल रहा है। इसी के साथ वो छलांग लगा के एक छत पर चढ़ के सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ एल्डर झाओ लिu टियानपिंग से फाइट कर रहे थे, जिसमें लिu टियानपिंग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। एल्डर झाओ बोलते हैं लिu टियानपिंग, सील स्कूल के डिप्टी लीडर के रूप में तुमने हमें धोखा दिया है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिu टियानपिंग बोलता है क्या डिप्टी लीडर, अगर तुम सील स्कूल के इंचार्ज रहे तो मैं कभी भी सील स्कूल का कंट्रोल नहीं ले सकता और सील ब्रेकिंग बीट्स को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तुम्हारे पास मेटा प्रीमोडियल रियल्म की कीवाई है, लेकिन तुम अभी भी उस रियल्म तक पहुंचने से आधा कदम दूर हो। अगर तुम मेटा प्रीमोडियल रियल्म पर नहीं पहुंचे तो कीवाई रिवर्सिंग पॉइजन तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं एल्डर झाओ के ऊपर उस पॉइजन का असर शुरू हो जाता है और उनकी हालत खराब होने लगती है, जिसे देख सुयान और किंगलिंग बहुत घबरा जाते हैं। वहीं दूर से कियांशु भी ये सब देख रहा होता है, पर उसे पॉइजन के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एल्डर झाओ के साथ अचानक से क्या हो गया। वहीं लिu टियानपिंग वहां से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, जिसके बाद एल्डर झाओ सुयान और किंगलिंग को पकड़ के वहां से टेलीपोर्ट होकर कियांशु के पीछे आ जाते हैं। एल्डर झाओ बोलते हैं मुझे फॉलो करो। फिर वो उन तीनों को लेकर वहां से टेलीपोर्ट होकर एक केव में आ जाते हैं। फिर हमें उस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर झाओ मेडिटेट करके खुद को हील कर रहे होते हैं। किंगलिंग बोलती है शीचैंग अब हम क्या करेंगे। कियांशु बोलते हैं एल्डर झाओ को रिकवर होने में टाइम लगेगा। इसी के साथ वो तोंगकाई के बारे में सोचते हुए बोलता है हम एक पर्सन से हमारी मदद करने के लिए कह सकते हैं। सुयान उस पर्सन को ढूंढने के लिए मेरे साथ चलो और उसे पकड़ के ले जाने लगता है। सुयान चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो। कियांशु किंगलिंग से बोलता है ये एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, क्योंकि एल्डर झाओ हमें यहाँ लेकर आए थे, तुम उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं रुको। उस पर्सन को ढूंढने के बाद हम वापस आ जाएंगे। जिसके बाद हमें मेडिसिन स्कूल में टियानयुई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कियांशु और सुयान आ गए होते हैं। वही कमरे में से आवाज आ रही होती है तियानी इसे रोको, एल्डर लिu कभी भी उठ सकते हैं। फिर हमें घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तियानी क्यूडीजी के पास जाते हुए बोलता है वो नहीं उठने वाले, मेरे अंकल ने पिल दिया है और वो अभी खुद को रिकवर कर रहे हैं, वो जागेंगे नहीं। साथ ही वो डीजी को हक कर लेता है। वहीं डीजी ब्लश करते हुए बोल रही होती है हमारी पहले ही शादी हो चुकी है, थोड़ा तो पेशेंट रखो। अंकल हुआंग ने हमें सावधान रहने के लिए कहा है, अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तियानी अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है चिंता मत करो, उन लीडर को छोड़कर जो अभी बाहर हैं बाकी सभी लीडर्स को पकड़ लिया गया है और वो क्रीपी एल्डर झाओ गंभीर रूप से घायल है और सेलेस्टियन मास्टर अभी एकेडमी में नहीं है। अगर वो वापस आते भी हैं तो गार्डिंग बैरियर के कारण वो अंदर नहीं आ पाएंगे। मेरे अंकल ने शुआंटियन एकेडमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यूडीजी बोलती है वांग शिशेंग के बारे में मत भूलो, उसने हमारी जेट स्लीप के साथ छेड़छाड़ की और उसने पिल्स को भी चुरा लिया था। तियानी बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, यदि वो मेरे अंकल के सामने आया तो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। तभी कियांशु अंदर आके बोलता है वेल जिस चींटी की तुम अभी बात कर रहे थे ऐसा लगता है कि आज वो तुमको चुनने वाली है। वहीं सुयान तो उनके प्राइवेट सीन को देखकर शर्मा रहा होता है। वहीं तियान और डीजी उन्हें यहाँ देख बहुत हैरान होते हैं। तियानी बोलता है तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमको लगता है कि तुम अभी भी हेवेनली टावर में हो। कियांशु बोलता है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिलवा दिया कि हम अभी हेवेनली टावर में नहीं है, इसलिए अगर मैं किसी को मार डालूंगा तो वो सच में मर जाएगा। तियानी गुस्से से बोलता है तुमने सही कहा, क्या तुम मरना चाहते हो। और गाइस तियानी गुस्सा हो भी क्यों ना, कियांशु ने उसका चलता काम रोक दिया। वहीं कियांशु बोलता है पहले तुम मेरे इस पंच को संभालो। इसी के साथ वो तियानी के पेट पे जोर से पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट डीजी पर भी पड़ता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। कियांशु सुयान से बोलता है अब तुम्हारी बारी है। सुयान बोलता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। कियांशु बोलता है हे हम टीममेट हैं, क्या तुम भूल गए कि इन लोगों के कारण तुम्हारे मास्टर इंजर्ड हुए थे, क्या तुम उनके बारे में चिंतित नहीं हो। यह सुन के सुयान अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है ठीक है मैं करूंगा, लेकिन इसे कैसे करूं। कियांशु बोलता है चलो बेड पर जाओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। कियांशु बोल रहा होता है हाँ इसी तरह, हाँ इसी पोजीशन में, ग्रेट ग्रेट अब सही है। वहीं हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुयान डीजी के साथ सिर्फ सोता है, कुछ करता नहीं है, क्योंकि कियांशु को सिर्फ एक फोटो लेनी थी जिसमें डीजी दूसरे मर्द के साथ सो रही हो, ताकि वो ये सब एल्डर हुआंग को सेंड कर सके। नेक्स्ट में हम देखते हैं कियांशु सुयान से हंसते हुए बोल रहा होता है काम हो चुका है, अब चलो चलते हैं। जिसके बाद वो उसी हॉल में आ जाते हैं जहाँ पहले एल्डर हुआंग और बाकी के एल्डर बात कर रहे थे। कियांशु बोलता है यहाँ पर कोई क्यों नहीं है, क्या वो सभी चले गए। लकीली मैंने इसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। इसी के साथ वो कीवाई सर्चिंग बटरफ्लाई को निकाल लेता है, जिसे देख सुयान बोलता है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। कियांशु बोलता है ये तुम्हारे मास्टर ने मुझे दिया है, चलो इसे फॉलो करो।
जिसके बाद हमें हुआंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि क्यांसू ने इसके पास वो फोटो सेंड कर दिया होता है, जिसे देख हुआंग गुस्से से चिल्लाता है किसने किया ये। और गाइस आप लोग सोचोगे क्यांसू ने फोटो सेंड कैसे किया, मैं आपको बता दूं उसने ये जेट स्लिप के मदद से सेंड किया है। अब ये नहीं पता कि उसने पूरे सेक्ट में सेंड किया है या फिर एल्डर हुआंग के पास ही सेंड किया है। इसी के साथ हमें वापस से क्यांसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए डोंगकाई को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं सुयान बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये बटरफ्लाई तुम्हें किसी भी पर्सन को ढूंढने में मदद करेगी, मेरे मास्टर ने इसी बटरफ्लाई को फॉलो करके मुझे ढूंढा था। क्यांसू बोलता है ऐसा लगता है कि ये हमें एकेडमी के इनर पार्ट की ओर ले जा रहा है, हमने बस प्रिंसिपल के मैंशन के चारों ओर चक्कर लगाया है। सुयान बोलता है क्या एकेडमी का इनर पार्ट, क्या इनर पार्ट में कोई सीक्रेट छुपा है। क्यांसू बोलता है मुझे नहीं पता, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ लेकिन केवल प्रिंसिपल के मैंशन के आसपास ही घुमा हूँ। मुझे याद है कि बैक माउंटेन पर एक बम्बू फॉरेस्ट है लेकिन मैंने कभी उसमें एंटर नहीं किया है। ये सुन के सुयान रोते हुए बोलता है वेल शायद वो लोग वहाँ पर कुछ पावरफुल स्पिरिट बीस्ट को पा रहे होंगे। क्यांसू बोलता है तुम पहले ही प्रीमोडियल रियल्म के 10th लेवल पर पहुंच गए हो, इतना मत घबराओ, जब तक तुम स्पिरिट बीस्ट से फाइट नहीं करते तब तक तुम सेफ रहोगे। सुयान बोलता है तुमने मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, तभी एक अटैक आके उस बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही क्यांसू की तरफ भी एक बड़ा सा अटैक आ रहा होता है जिसे देख क्यांसू और सुयान बहुत तेजी से उसे डॉज कर लेते हैं। वो अटैक जमीन से टकराता है और वहां की जमीन टूट जाती है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है लिटिल बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की। ये बात सुन के क्यांसू बोलता है हुआंग टियांगलिंग तो ये तुम हो। हुआंग बोलता है तुमने मेरे भतीजे की शादी में तोड़फोड़ की, मेरी पीस चुरा ली और मेरे भतीजे की वाइफ को अपमानित किया, यहाँ तक कि तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद भी मेरा गुस्सा कम नहीं हो सकता। साथ ही वो अपने किवाई से एक बहुत बड़ा हाथ बना के क्यांसू पर अटैक कर देता है, जो देख क्यांसू अपने किसी टेक्निक का यूज करके एक बैरियर बना के उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सुयान की ओर एक स्लैश आता है जिसे वो अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन इससे उसके कपड़े में आग लग जाता है, जिसे देख वो चिल्लाते हुए उस आग को बुझाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा चक्के जैसा कुछ आता है, जिसे महसूस करके वो थोड़ा सा पैनिक होके पीछे की ओर देखता है। वहीं पीछे एक बंदा भी होता है और ये चक्के जैसा चीज उसका वेपन होता है। सुयान पूछता है तुम कौन हो। वो बोलता है मैं मेडिसिन स्कूल का डिप्टी लीडर शिया टियांजी हूँ। इतना बोलकर वो अपने बड़े से वेपन से सुयान पर अटैक कर देता है। हालांकि सुयान उसे डोज कर लेता है, लेकिन इतने में ही उसके फटके 4 हो जाती है। वो बोलता है ओ माय गॉड मैं तो बार बार बचा। तभी तियांजी वापस अपने वेपन को उठा के सुयान पर अटैक करता है, जिसे देख सुयान जल्दी से अपनी जगह से छलांग लगा के उसे डोज कर लेता है। तियांजी बोलता है क्या तुम प्रीमोडियल रियल्म के 9th लेवल पर हो। फिर वो अपने वेपन के ऊपर बैठ के बोलता है विश्वास नहीं हो रहा कि स्वांटियन एकेडमी के 2 फ्रेशमैन इस लेवल तक पहुंच गए हैं। वहीं सुयान अटैक डॉज करते करते थोड़ा सा थक गया होता है, जिसे देख तियांजी मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसका ध्यान अपने सामने की ओर जाता है जहाँ तेजी से एक अटैक उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो सीधे उसके वेपन पर आकर लगता है और वो अपने वेपन के साथ घसीटते हुए बहुत तेजी से पीछे की ओर चला जाता है। ये देख एल्डर तियांजी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। तभी क्यांसू सुयान के पीछे से लात मारते हुए बोलता है तुम किसी ऐसे पर्सन से इतना क्यों डर रहे हो जो अभी हेवनली प्रीमोडियल रियल्म के लो लेवल पर पहुंचा है, वो तो सिर्फ एक कचरा है। ये सुनकर तियांजी को गुस्सा आने लगता है। इसी के साथ वो अपने वेपन को उठा के गुस्से से बोलता है एक कचरा मैं आज तुम दोनों को मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर क्यांसू वहां से जाते हुए बोलता है मेरा राइवल वहां पर है, मैं उसे फाइट करने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर सुयान पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। फिर वो रोते हुए बोलता है ये तो गलत है, तुम उसे गुस्सा दिला के ऐसे कैसे जा सकते हो। तभी तियांजी अपने वेपन को फुल पावर के साथ सुयान की तरफ थ्रो करता है और बोलता है अब तुम सीधे हेल में जाओ। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांसू और हुआंग आमने सामने खड़े होते हैं। हुआंग बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम सिर्फ प्रीमोडियल रियल्म के 9th लेवल पर हो तो तुम मुझसे बराबरी की फाइट कैसे कर पा रहे हो। क्यांसू बोलता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुमने उन सभी लीडर्स को कैसे कैप्चर कर लिया। हुआंग बोलता है तुम मेरी कल्टीवेशन का लेवल कैसे देख सकते हो, तुम प्रीमोडियल रियल्म पर नहीं हो, तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल क्या है। क्यांसू अपना अटैक तैयार करते हुए बोलता है मैं एक प्रीमोडियल रियल्म का डिसाइपल हूँ, लेकिन तुम बहुत इग्नोरेंट हो। इसी के साथ वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी उंगली पर कीवाई गैदर करके बोलता है 9 हेड ड्रैगन। इसी के साथ उसकी उंगलियों से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है और वो ड्रैगन का शेप लेकर हुआंग की तरफ बढ़ने लगती है। हुआंग उसे ब्लॉक करने के लिए लोटस के जैसा एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और वो लोटस तुरंत ही साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। इसी के साथ क्यांसू का ड्रैगन उस लोटस से टकराता है और वो लोटस तुरंत ही टूट जाता है। साथ ही क्यांसू का अटैक सीधे हुआंग को लगता है, जिससे वो उड़ते हुए सीधे जाके एक माउंटेन से टकराता है। जिसके बाद वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं क्यांसू अपने हाथ की ओर देख रहा होता है जहाँ उसके हाथ से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। तभी हुआंग फिर से बोलता है तुम सिर्फ प्रीमोडियल रियल्म के 9th लेवल पर हो, भले ही तुम अपनी आत्मा को जला दो और खुद को एक्सप्लोर कर लो,
तब भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने किस तरह की टेक्निक का यूज किया, क्यांसू मन में सोचता है। हालांकि हुआंग का ऑरा थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन वो अटैक उसकी फाउंडेशन को हर्ट नहीं कर पाया। यहाँ से जान बचाने का एकमात्र रास्ता है कि मैं सुयान को लेकर यहाँ से भाग जाऊं और अभी हमारे पास सर्वाइव करने का एक चांस होगा। तभी सुयान भी उड़ते हुए क्यांसू के पास आके गिरता है, साथ ही तियांजी भी वहाँ आ जाता है। वहीं वो भी काफी ज्यादा घायल होता है और यहाँ तक कि उसके वेपन का भी कुछ भाग टूट गया होता है। वो बोलता है तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? अगर तुम एग्री करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। सुयान अपना हाथ उठा के मिडल फिंगर दिखाता है, जो देख तियांजी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? लगता है तुम्हारी हड्डियां अभी बहुत मजबूत है। चलो देखते हैं क्या तुम मेरे ग्राइंडर के एक और अटैक को सह पाते हो। इसी के साथ वो अपने वेपन को उठा के सुयान के ऊपर फेंक देता है। इसी के साथ सुयान उसके नीचे दब जाता है, जिसे देख क्यांसू को लगता है कि सुयान उस वेपन के नीचे दब के मारा गया। इस चीज से क्यांसू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तेज से तियांजी के पास जाके जोर से अपना पंच उसके चेस्ट पर मारता है, जिससे वो तेज से घसीटते हुए दूर जाके गिरता है और शायद वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद क्यांसू धीरे धीरे चलते हुए सुयान के पास जाने लगता है और उस वेपन के पास आके बोलता है सुयान। साथ ही वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लगता है और बहुत सैड हो जाता है। तभी हुआंग एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ बना के क्यांसू पर पीछे से अटैक करते हुए बोलता है तुम मेरे डिप्टी लीडर को हराने में कामयाब रहे, तो अब तुम बिना रिग्रेट के मर सकते हो। तभी क्यांसू सामने की ओर कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ हम सामने का सीन देखते हैं, जहां वो वेपन धीरे धीरे करके टूटने लगता है और अचानक से उसमें से एक लाइट निकलती है। इसी के साथ वो वेपन को तोड़ते हुए सुयान उसके अंदर से निकलता है। साथ ही वो अपना लेवल अप कर रहा होता है, जिसे देख हुआंग हैरान होकर बोलता है क्या वो ब्रेक थ्रू कर रहा है? क्यांसू बोलता है वो अभी सफल नहीं हुआ है, अभी उसे ट्रिबुलेशन पार करना होगा। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। इसी के साथ आसमान में एक बहुत बड़ी बेल अपेयर होती है, जिसका साउंड दूर दूर तक जाता है। यहाँ तक कि एल्डर रैन को भी ये साउंड सुनाई देती है। साथ ही इसका साउंड इंपीरियल सिटी के जीव मैंशन तक जाता है। वहीं हमें बाईजुआन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। वो इस बेल को देखकर बोलता है जैसा कि सुआंतियन एकेडमी से एक्सपेक्ट किया था, वहां पर कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। इसी के साथ हमें सुयान को दिखाया जाता है, उसकी बॉडी को चारों तरफ से एनर्जी ने घेर रखा होता है। तभी एल्डर हुआंग बोलता है इस बच्चे की ब्रेथ कमजोर हो गई है, उसकी बॉडी गंभीर रूप से घायल है, मुझे लगता है कि वो इस ट्रिबुलेशन को पार नहीं कर पाएगा। साथ ही वो अपने मन में सोचता है वांग शीशेंग से डील करने से पहले मैं देखूंगा कि ये बच्चा कैसे मरता है। इसी के साथ वो बैल 9 बार बज चुका होता है। आमतौर पर सभी कल्टिवेटर का 9 बार बैल बजता है, क्योंकि वो लोग प्रीमोर्डियल रियल्म के नाइट लेवल तक जाने के बाद हेवनली प्रीमोर्डियल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। लेकिन सुया ने क्योंकि परफेक्शन को कल्टिवेट किया था, इसलिए उसने 10th लेवल तक पहुंचा दिया था, इसलिए उसका 10th रिंग भी होता है। जिसे देख हुआंग हैरान होकर मन में सोचता है क्या ये तो 10th साउंड है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रीमोर्डियल रियल्म के हेवनली ट्रिबुलेशन में 10 बार बैल कैसे बच सकती है? इसी के साथ हमें एक केव के पास एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है 10th साउंड के साथ ब्रेक थ्रू मुझे ये देखे हुए कितने वर्ष हो गए। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम में से किसके पास ऐसा टैलेंट है। शायद ये पर्सन कोई सेक्ट का एल्डर हो सकता है। फिर हम क्यांसू को देखते हैं, वो अपने मन में बोल रहा होता है एल्डर झाओ और मैंने सुयान को परफेक्शन की ओर बढ़ने देने के लिए उसके कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया था, ताकि वो हेवनली प्रीमोर्डियल रियल्म पर ब्रेक थ्रू ना कर सके। इससे वो प्रीमोर्डियल रियल्म के 10th लेवल पर पहुंच गया था। अब जब 10th साउंड पास हो चुकी है तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो कुछ समय और अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करके प्रीमोर्डियल रियल्म के 12th लेवल तक पहुंच जाता तो वो परफेक्ट प्रीमोर्डियल रियल्म के साथ ब्रेक थ्रू कर लेता। इसी के साथ हमें सुयान को देखते हैं, वो अपना ट्रिबुलेशन सह रहा होता है, जिसे सहने में उसकी हालत खराब हो रही होती है। उसे देख हुआंग बोलता है हालांकि मैं 10th साउंड बजने का कारण नहीं जानता, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए वो छोटा लड़का डेफिनेटली मरने वाला है। इस पर क्यांसू कुछ नहीं बोलता और वो शांति से सामने की ओर देख रहा होता है। इसी के साथ आसमान से एक खतरनाक थंडर बोल्ट सुयान पर आकर गिरती है। जब थंडर गिरना बंद होता है तो वहां पर सुयान नहीं होता। जो देख एल्डर हुआंग बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो वो लड़का मारा गया, अगली बारी तुम्हारी है। साथ ही वो सुयान पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। क्यांसू बोलता है ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने का समय नहीं है, मेरे पास तुमको यहाँ से बाहर निकालने का एक तरीका है। तभी हुआंग हैरान होकर पीछे देखता है, जहाँ सुयान ने हुआंग के पीछे आके उसको पकड़ रखा होता है। सुयान बोलता है अब ये अच्छा है ना, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जबकि वही हुआंग बोलता है तुमने ये कैसे किया? सुयान बोलता है एनीवे लेवल अप करने के बाद मुझे फिर से अपने मास्टर द्वारा टॉर्चर नहीं सहना होगा, शायद अब मैं किताबें पढ़ने पर फोकस कर पाऊंगा। क्यांसू बोलता है क्या तुम्हारा कोई बड़ा सपना है? वहीं हुआंग खुद को इग्नोर होता देख गुस्से से बोलता है बातें करना बंद करो,
साथ ही वो सुयान से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी सुयान अपना पाम हुआंग को मारता है और उसने काफी हल्के से मारा होता है, पर वो पाम लगते ही हुआंग पीछे की ओर गिरने लगता है। वो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है, पर वहीं सुयान अपनी पावर को देख हैरान होता है। तभी कियांशु बोलता है, तुम प्रिमोर्डियल रियल्म के 10th लेवल की कल्टीवेशन बेस के साथ ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए हो और अब तुम इतने शक्तिशाली हो जितना कि कोई पर्सन हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म के मिडल लेवल पर है। ये ओल्ड बास्टर्ड मेटा प्रिमोर्डियल रियल्म पर पहुंचने से केवल हाफ स्टेप दूर है। लकीली तुम्हारा लेवल अप होने के बाद तुम्हें बहुत सी पावर मिली है और इसलिए तुम उसे घायल कर पाए, नहीं तो तुम उसे स्क्रैच भी नहीं कर पाते। वांग बोलता है, क्या ब्रेकिंग पॉइंट? तुम ब्रेकिंग पॉइंट पर कैसे पहुंच सकते हो? नो वे, यहाँ तक ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं सुयान बोल रहा होता है, उसे हराना अब भी इम्पॉसिबल है, तो हमें क्या करना चाहिए? कियांशु बोलता है, लगता है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मेरी बारी है। इसी के साथ वो भी अपना लेवल अप करने लगता है, जिसे देख हुआंग बोलता है, क्या वो भी ब्रेक थ्रो करने की कोशिश कर रहा है? वहीं सुयान हुआंग के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो कियांशु के ब्रेक थ्रो में डिस्टर्ब ना कर पाए। हुआंग पूछता है, तुम कौन हो? सुयान बोलता है, मैं सुआंतियन एकेडमी का डिसाइपल हूँ। तभी हुआंग का ध्यान कियांशु की तरफ जाता है, जहाँ वो बेल अपीयर होने के साथ ही 10 बार बज चुकी होती है, जिसे देख हुआंग हैरान होकर बोलता है, वो भी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, पर लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। फिर वो सुयान से बोलते हैं, तुम कोई नए डिसाइपल नहीं हो, तुम कौन हो? बेहतर होगा कि तुम सच बोलो, नहीं तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी वो बेल फिर से बजता है, जिसे देख हुआन हैरान होकर बोलता है, क्या 11th रिंग? इसी के साथ वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, लिटिल ब्रैट, चाहे तुम कितनी भी बार बेल बजा लो, मैं तुम्हें हेवनली ट्रिबुलेशन को सर्वाइव नहीं करने दूंगा। इसी के साथ वो बोलता है, स्काई टर्टल आई। उसके इतना बोलते ही आसमान में एक बड़ी सी आंख अपीयर होती है। हुआंग उस आई की मदद से कियांशु पर लेजर बीम से अटैक करवाता है, जिसे देख सुयान स्कल शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो सुयान की शील्ड को तोड़ते हुए कियांशु की ओर बढ़ने लगती है। इसी के साथ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, वहाँ क्या चल रहा है? ये तो 12th बेल की साउंड है। मैंने ये पहले कभी भी नहीं सुना कि किसी ने 12th बार बेल को रिंग किया हो। फिर हमें जीवकाओ को दिखाया जाता है, वो अपने मन में बोलता है, किसी कारण से मेरा दिल तेज से धड़क रहा है। वो कौन है जो ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा है? और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये कियांशु का फादर है। फिर हम दोंकाई को देखते हैं, वो बोल रही होती है, कौन है ये पर्सन जो परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म पर ब्रेक थ्रो कर रहा है? इसी के साथ सीन वापस से सुयान पर शिफ्ट होता है। वो बोलता है, शुक्र है मैंने टाइम रहते वापस शील्ड बना लिया था, पर अब तुमको खुद पर रिलाई करना होगा। और वो इतना बोलकर बेहोश के नीचे गिरने लगता है। इसी के साथ हुआंग का अटैक वापस से कियांशु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कियांशु के शील्ड से टकराते ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, साथ ही इसे हुआंग के मुंह से खून निकलने लगता है। इसी के साथ अब कियांशु हेवनली ट्रिबुलेशन को सहने लगता है। आसमान में काफी खतरनाक ठंडर चमकने लगती है। इसी के साथ एक काफी खतरनाक ठंडर स्ट्राइक कियांशु की ओर आने लगती है। कियांशु अपना हाथ उठाता है और अपने ऊपर एक शील्ड बना के उसे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उसे ब्लॉक करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। उसे देख हुआंग बोलता है, तो ये परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म की हेवनली ट्रिबुलेशन है। इसी के साथ दूर दूर तक के बंदे इस नजारे को देख पा रहे होते हैं। इसी के साथ हमें कुछ ताबूत को दिखाया जाता है, जिसमें से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि एक गोस्ट की तरह दिख रहा होता है। वो बोलता है, मैं सुआंतियन एकेडमी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें वापस से कियांशु की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने ट्रिबुलेशन को सह के लेवल अप कर चुका होता है। वो खुद को देखते हुए बोलता है, अब मैं परफेक्ट प्रिमोर्डियल रियल्म पर पहुंच चुका हूँ और मैं हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म के अंदर इनविजिबल हूँ। वहीं हुआंग उसे देख काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी कियांशु बहुत स्पीड में उसके सामने आके अपना पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसे खाने के बाद हुआंग उड़ते हुए जाके एक चट्टान सेट कराता है। कियांशु बोलता है, जब लोग ब्रेक थ्रो कर रहे होते हैं तो तुम उन पर बेशर्मों की तरह हमला करते हो, तुम कितने शेमलेस हो। वहीं कियांशु के पीछे सुयान होता है, उसका सिर जमीन में घुसा होता है। कियांशु उसके पास जाके उसे पकड़ के उठाता है। वहीं सुयान का सिर अभी भी घूम ही रहा होता है। वो बोलता है, क्या ये सब खत्म हो गया? कियांशु बोलता है, वेल अब मैं तुम्हारे जैसे हेवनली प्रिमोर्डियल पर पहुंच चुका हूँ। सुयान अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच लाए और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ऐसी खतरनाक अटैक को रोकना पड़ा जिससे लगभग मेरी जान जाने वाली थी। कियांशु उसके सर पर एक चमेट मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुस्सा होने की? तुम्हारे ब्रेक थ्रो में किसने तुम्हारी मदद की? अगर तुम परफेक्शन को कल्टीवेट नहीं करते तो तुम इस पॉइंट पर ब्रेक थ्रो करने में फेल हो जाते। ये सुन के सुयान अपने मास्टर के टॉर्चर को याद करता है और फिर खुश होते हुए बोलता है, एनीवे मैं लेवल अप कर चुका हूँ और अब मुझे बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कियांशु बोलता है, मैंने सुना है कि मेटा प्रिमोर्डियल रियल्म में भी परफेक्शन होता है। इतना बोलकर कियांशु वहां से जाने लगता है। वहीं कियांशु की इस बात को सुन के सुयान हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है, नो वे, मैंने इतना टॉर्चर सह के लेवल अप किया है ताकि मैं बुक पढ़ सकूं और तुम कह रहे हो कि मुझे मेटा प्रिमोर्डियल रियल्म पर जाने के लिए भी परफेक्शन को कल्टीवेट करना होगा। इसी के साथ हम हुआंग को देखते हैं, वो अभी भी उस चट्टान में धंसा होता है। वो अपनी आंखें खोल के सामने देखता है जहाँ कोई पर्सन खड़ा होता है
साथ ही वो बोलता है तुम तो बिल्कुल बेकार हो। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही हुआंग की आंखें बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर क्यांसू सुयान से बोलता है हमने यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो सुयान को पकड़ के तेजी से वहां से भागने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जहां वही बंदा जो हुआंग के पास था उनके पीछे आ गया होता है और ये बंदा क्यू वे ही होता है। साथ ही वो बोलता है तो वो ब्रैड तुम ही हो जिसने अभी परफेक्ट प्रिमोर्डियल से ब्रेक थ्रू किया। क्यांसू से देखकर बोलता है क्यू वैन तो ये तुम हो। ये सुन के क्यू वैन गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की। इसी के साथ वो तेजी से क्यांसू के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसे देख क्यांसू घबराते हुए बोलता है वो बहुत फास्ट है। तभी क्यांसू के सामने एक पोर्टल जैसा कुछ अपीयर होता है और वो अटैक लगने से पहले दोनों को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है जो देख क्यू वैन को भी कुछ समझ नहीं आता। इसी के साथ क्यांसू और सुयान टेलीपोर्ट होकर एक केव के पास आ जाते हैं। वहीं टेलीपोर्टेशन के कारण सुयान हमेशा की तरह उल्टियां कर रहा होता है। वहीं सामने केव के अंदर चेयर पर एक पर्सन बैठा होता है और ये डोंकाई होती है। उसे देख क्यांसू बोलता है क्या वो मेटा प्रिमोर्डियल पर है। साथ ही क्यांसू उसके सामने झुक के बोलता है थैंक यू सीनियर हमारी मदद करने के लिए, मैं सच में इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। वहीं क्यांसू को इस तरह से किसी के सामने झुकता देख सुयान काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं डोंकाई गुस्से से क्यांसू की ओर देखती है और फिर तेज से उसके पास आके क्यांसू को पकड़ के उसकी शर्ट उतार के देखने लगती है। ये देख क्यांसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं डोंकाई क्यांसू के पीठ पर बने मार्क को देख रही होती है। क्यांसू बोलता है क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहती हो। ये सुनकर डोंकाई को गुस्सा आ जाता है। वो उसके कपड़े को छोड़ देती है और क्यांसू नीचे गिर जाता है। वहीं सुयान सोच रहा होता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। जिसके बाद क्यांसू उठ के अपने कपड़ों को सही करते हुए बोलता है सीनियर आप। तभी डोंकाई बोलती है एक मार्क एक स्टार के बराबर है और 7 मार्क यूनिवर्स के बराबर है और ये मार्क सिर्फ परफेक्शन को कल्टीवेट करने वालों के पास ही होता है। 7 मार्क वाला पर्सन अपनी खुद की एक दुनिया बना सकता है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, क्या तुम मेरे डिसेबल बनने के लिए एग्री हो। क्यांसू सीधे मुंह पर मना कर देता है जो सुन के डोंकाई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम बास्टर्ड। क्यांसू बोलता है तुम 11th लेवल के कल्टीवेशन के साथ प्रिमोर्डियल रियल्म और हेवनली प्रिमोर्डियल रियल्म में पहुंच गई हो और अभी तुम्हारी बॉडी पर 3 मार्क है जिसके कारण तुम्हारे पास एक नया वर्ल्ड बनाने का चांस नहीं है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के डोंकाई हैरान होकर बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। क्यांसू कुछ नहीं बोलता और बस प्यारा सा एक स्माइल करता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांसू आराम से लेटकर एप्पल खा रहा होता है। वहीं सुयान अपने मार्क को देख रहा होता है जो देख क्यांसू बोलता है अपने मार्क को देखना बंद करो, तुम्हारे पास केवल एक ही मार्क है, तुम्हारे लिए 7 मार्क पाना मुश्किल होगा। किसने कहा था तुमको इतनी जल्दी ब्रेक थ्रो करने के लिए बेवकूफ। सुयान बोलता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ और मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए मैं देख रहा था और मैं यहाँ तक इन सब चीजों की परवाह भी नहीं करता। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो मैं एक ऐसी जगह खोजूंगा जहाँ मुझे कोई भी ना ढूंढ पाए और मैं वहाँ आराम से बैठकर बुक पढ़ूंगा और मैं डिग्री प्राप्त करूंगा और देश के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और वो ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है जो देख क्यांसू बोल रहा होता है क्या ही इडियट है। जिसके बाद हम डोंकाई को देखते हैं जहां वो शीशे में अपने मार्क को देख रही होती है। साथ ही वो थोड़ी देर पहले की बात को याद करती है जहां डोंकाई बोल रही होती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्यांसू अपने हाथ में एनर्जी गैदर करके बोलता है इसमें हेवन और अर्थ के 2 पार्ट एक में मिल गए हैं और इसमें 5 एलिमेंट भी शामिल है और ये टोटल 7 तरह के एट्रीब्यूट हैं जो हमारे 7 मार्क को दर्शाते हैं और ये सब पूरी तरह से एक वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ कीवाई कल्टीवेशन के लिए 3 रियल्म है। केवल जब हम 3rd स्टेज को पार करते हैं तब हम कीवाई को एक नए मार्क में बदल सकते हैं और वर्ल्ड बनाने की एबिलिटी पा सकते हैं। ये सुनकर डोंकाई काफी हैरान हो जाती है। साथ ही बोलती है बोलना जारी रखो। क्यांसू बोलता है मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर 1 मार्क है क्योंकि हम दोनों ने सेम ब्रेक थ्रो को एक्सपीरियंस किया है। दूसरे ऑर्डिनरी कल्टीवेशन इसे आसानी से नहीं देख सकते। तुम्हारी आवाज सॉफ्ट और एनर्जेटिक है लेकिन तुम्हारी कीवाई अनस्टेबल और इसे बैलेंस करना मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको 2 मार्क की कमी है। एक है फायर एट्रीब्यूट का और एक है अर्थ एट्रीब्यूट। डोंकाई बोलती है तो मैं इसे कैसे पा सकती हूँ। क्यांसू बोलता है तुमको बस उनके ओरिजिन का पता लगाने की जरूरत है। डोंकाई बोलती है क्या ओरिजिन। क्यांसू बोलता है 5 एलिमेंट में से सभी का ओरिजिन है लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। वो हेवन और अर्थ के बीच मौजूद हैं और कोई भी उन्हें पोसेस नहीं कर सकता। वो तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक ये दुनिया करेगी, हालांकि उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। फिर भी हमारे पास एक मौका है ना। डोंकाई बोलती है सही कहा, जब तक वो मौजूद है मैं उन्हें एक दिन ढूंढ लूंगी। क्यांसू बोलता है मैं विश करता हूँ कि तुम इसमें सक्सेस हो जाओ। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। डोंकाई बोलती है तुम बास्टर्ड। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ ब्लैक रोब पहने बंदों को दिखाया जाता है। वहीं एक घर से एल्डर लिu टियानपिंग निकलते हुए बोलता है यहाँ पर कोई नहीं है। वहीं दूसरे घर से 2 और एल्डर निकल के बोलते हैं यहाँ भी कोई नहीं है। तभी वहाँ हुआंग भी आ जाता है। तभी लिu टियानपिंग बोलता है उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, वो पहले ही यहाँ से भाग गए हैं। हुआंग बोलता है
क्या भाग गई है? जब तक गार्डिंग बैरियर एक्टिवेट रहेगी तब तक कोई भी इनर एकेडमी से नहीं भाग सकता। वो जरूर इनर एकेडमी में ही कहीं छुपे होंगे, वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। जिसके बाद वो उन ब्लैक रोब पहनने वाले लोगों को बोलता है उन्हें ढूंढने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करो। इसके लिए भले ही हमें पूरे इनर एकेडमी को उलट पुलट करना क्यों ना पड़े, हमें उन लोगों को कैसे भी ढूंढना होगा। वो सभी बोलते हैं ठीक है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर एकेडमी के हर्ब गार्डन के अंदर एक छोटे से बांस के पेड़ को दिखाया जाता है। ये सिर्फ कहने को बांस है पर इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। ये एक स्पेस ट्रेजर है। इसी के साथ हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। वहीं एक पेड़ के नीचे किंगलिंग बैठी होती है और बोल रही होती है पता नहीं ब्रदर शीशेंग अभी क्या कर रहे होंगे, हम बिना कोई साइन छोड़े वहां से चले आए, क्या होगा अगर वो हमें ढूंढ नहीं पाए तो। तभी पीछे से एल्डर झाओ आते हुए बोलते हैं लिटिल गर्ल क्या तुम चिंता करना बंद करोगी? यहाँ तक कि मैं अपने सिली डिसाइपल के लिए भी इतना चिंतित नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारा ब्रदर शीशेंग बहुत स्मार्ट है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। किंगलिंग बोलती है लेकिन एल्डर झाओ, वो बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं, उनकी चिंता मत करो। यहाँ बैठकर इंतजार करने के बजाय तुम कल्टीवेट करने के लिए एक जगह क्यों नहीं ढूंढ लेती? तुम बहुत वीक हो, तुम उनकी किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकती। यह सुन के जूही थोड़ी उदास हो जाती है जो देखकर एल्डर झाओ बोलते हैं मैं अपनी इंजरी से रिकवर हो चुका हूँ, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। साथ ही वो वहां से जाते हुए बोलते हैं मैंने कमरे के अंदर तुम्हारे लिए हर बात तैयार किया है, अगर तुम स्ट्रोंगर बनना चाहती हो तो उसमें बात ले लेना। इसी के साथ वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं हुआंग तुम अभी बिना सिर के मुर्गे की तरह पूरे सेक्ट में दौड़ रहे होगे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी 100 रिवेंज की इमेज चली जाए तो तुमको कैसा महसूस होगा। साथ ही वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन डोंकाई के केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांसू उठकर अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। फिर वो बोलता है एक अच्छी नींद के बाद मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। हेवनली प्रीमोडियल रियल्म से काफी ज्यादा बेहतर है। साथ ही उसका ध्यान अपने साइड में सो रहे सुयान पर जाता है। क्यांसू उसे लात मार के जगाते हुए बोलता है अब जल्दी से उठ जाओ। सुयान नींद में ही बोलता है क्या एम्परर मुझे डिग्री देने वाले हैं, मैं एक टॉप स्कॉलर बनने जा रहा हूँ। क्यांसू उसे उठा के उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है ठीक है, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम अपना सपना देखना जारी रख सकते हो, अभी लोगों को बचाने के लिए मेरे साथ आओ। सुयान क्यांसू को खुद से दूर करके बोलता है क्या तुम अभी जाना चाहते हो? क्यांसू बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कल की फाइट एक ट्रेनिंग थी, आज की फाइट हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सुयान बोलता है क्या तुम मेरे बिना नहीं जा सकते? क्यांसू बोलता है ठीक है, जब मैं बाद में तुम्हारे मास्टर से मिलूंगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि तुम ज्यादा स्किलफुल नहीं हो और तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वहीं अपने मास्टर के बारे में सोचते ही सुयान की हालत खराब होने लगती है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद वो दोनों डोंकाई के पास आ जाते हैं। वो बोलती है तुम उठ गए। क्यांसू बोलता है चलो लोगों को बचाने चले। डोंकाई बोलती है तुम मुझसे लोगों को बचाने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं उनकी कोई परवाह नहीं करती, ये मेरा काम नहीं है। क्यांसू उसके पास आके बोलता है इसे छोड़ो, तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है? ये सुनकर डोंकाई ब्लश करने लगती है और बोलती है मैं कह रही थी कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे बारे में किसने बात की? अगर तुमने वापस से मेरे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की तो तुम बिलीव करो या ना, मैं तुम्हें एक ही स्लैप में खत्म कर दूंगी। क्यांसू बोलता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी मास्टर बनना चाहती हो? तो मेरी ब्यूटीफुल मास्टर, मैं एक लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? वो बोलती है क्या मास्टर, तो ठीक है, मुझे एक कप चाय दो और 3 बार मेरे सामने झुककर प्रणाम करो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुन के क्यांसू डोंकाई की जूठी चाय के कप को उठा के बोलता है तुम्हारा मतलब इस कप से है। साथ ही वो उसे पी जाता है। जो देख डोंकाई ब्लश करने लगती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यांसू वहां से भागते हुए सुयान से बोलता है जल्दी चलो, हमें उन्हें जल्दी से बचाना होगा। वहीं डोंकाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो चाय के कप की ओर देखकर क्यांसू को याद करने लगती है। साथ ही उसे वो किस वाला सीन याद आ जाता है जिससे वो गुस्से से चिल्लाती है तुम बास्टर ठरकी कहीं के। इसी के साथ क्यांसू और सुयान बम्बू फॉरेस्ट में आ गए होते हैं। वहीं बम्बू फॉरेस्ट में चारों तरफ फोगी फोग होता है। तभी सुयान बोलता है स्वांतियन एकेडमी के बैक माउंटेन का ये एरिया तो फॉरबिडन प्लेस है। क्यांसू बोलता है तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। सुयान बोल रहा होता है यहाँ अचानक से इतना कोहरा क्यों छा गया? इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुयान उसी जगह पर बैठकर क्यांसू का इंतजार कर रहा होता है और टाइम पास करने के लिए जमीन पर फालतू के चित्र बना रहा होता है। तभी वहाँ क्यांसू आते हुए बोल रहा होता है कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हमें यहाँ पर खोजने के लिए क्यों नहीं आए। सुयान बोलता है तुम क्या कह रहे थे और ये कोहरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्या चल रहा है? क्यांसू उसके पास आके बोलता है जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सुयान वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ। जिसके बाद क्यांसू बोलता है कोहरे में कोई जंगल या पहाड़ नहीं है, ऐसा लगता है कि फॉरबिडन एरिया एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है जहाँ 2 पैरेलल यूनिवर्स ओवरलैप होते हैं, लेकिन लोगों के पास अंदर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। स्वांतियन एकेडमी वास्तव में एक इंप्रेसिव प्लेस है। इसी के साथ वो वहीं पर एक चट्टान पर बैठ के सुयान का वेट करने लगता है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम बीत जाता है पर सुयान अभी तक वापस नहीं आया होता। क्यांसू को चिंता होने लगती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है मेरे लिए यही बेहतर
बेहतर होगा कि मैं अंदर जाऊं और उसे ढूंढूं। इसी के साथ क्यांसू थोड़ा आगे आने के बाद बोलता है, चलते रहने का कोई फायदा नहीं है, सुयान का स्मेल अब गायब हो गई है। तभी उसका सर घूमने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड को शांत करके बोलता है, क्या ही शानदार फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग। इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद करके वो अपने डिवाइन सेंस के यूज करके सुयान को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और साथ ही बोल रहा होता है, ये फोग बहुत वियर्ड है, ये डिवाइन सेंस को नष्ट कर सकता है और ये बिना किसी रूल के मूव कर रहा है। इस फोग में उसे ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर है। इसी के साथ वो अपनी आंखें वापस से खोल के सामने की ओर देखता है। वहां पर एक लाइट चमक रही होती है जो कि सभी फोग को कंट्रोल कर रही होती है और ये एक स्टार मैट्रिक्स होता है। उसे देख क्यांसू बोलता है, ये तो एक एस्ट्रोलेब फॉर्मेशन है। एक एस्ट्रोलेब में 36,000 स्टार मैट्रिक्स होते हैं जो सभी एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट होते हैं। हर एक स्टार मैट्रिक्स के बीच की दूरी लगभग 33 मीटर होती है। भले ही वो मूव करे लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ जाने में चला आया। अगर मैं एस्ट्रोलेब की फॉर्मेशन आई को नहीं ढूंढ पाया तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं ट्रैप हो जाऊंगा। मैं ही स्टूपिड था जो इस फोग में एंटर किया और यहाँ तक कि मैंने सुयन को भी ट्रैप करवा दिया। एस्ट्रोलेब 36,000 स्टार मैट्रिक्स वाला एक इमोर्टल मैजिक ट्रेजर है। जब स्पेसिफाइड अमाउंट में स्टार मैट्रिक्स कंबाइन होते हैं तो अलग अलग इफेक्ट ट्रिगर होते हैं। ऑर्डिनरी मैजिक ट्रेजर को अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड में डिवाइड किया गया है। इनर एकेडमी का एक डिसाइपल भी अर्थ ग्रेड के मैजिक ट्रेजर को पाने का सपना देखता है तो एक हेवन ग्रेड की तो बात ही छोड़ दो। और स्पिरिचुअल मैजिक ट्रेजर हेवन ग्रेड के ट्रेजर से भी ज्यादा कीमती होता है। सुआंतियन एकेडमी इस जगह को एक फॉरबिडन प्लेस मानती है, इसलिए उन्हें एस्ट्रोलेब के बारे में पता नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये ट्रेजर उनका नहीं है। ऐसा लगता है कि पहले की मेरी एनालिसिस गलत थी। ये पैरेलल ओवरलैपिंग फॉर्मेशन नहीं है और ये एस्ट्रोलेब बस बैक माउंटेन का दरवाजा है। तो वास्तव में बैक माउंटेन में क्या छिपा है जिसको कि स्पिरिचुअल मैजिक ट्रेजर से छिपाया जा रहा है? और टोंकाई को बैक माउंटेन का रास्ता कैसे पता चला? भले ये एक बड़ा सीक्रेट है लेकिन अगर मैं इस एस्ट्रोलेब से बाहर नहीं निकल सकता तो इसका क्या फायदा? मैं इमोर्टल वर्ल्ड का कल्टिवेटर होके एक छोटे से मैजिक ट्रेजर में कैसे फंस सकता हूँ? मैं फॉर्मेशन आई को ढूंढ के रहूंगा। इसी के साथ में सुयन को दिखाया जाता है जहाँ वो भी चलते चलते काफी ज्यादा थक गया होता है। वो बोलता है, ये कैसी बेकार जगह है, मैं यहाँ ट्रैप हो चुका हूँ। ये सब उस कमीने वांग शीशें की वजह से हो रहा है। मुझे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ बैठ जाता है और अपनी किताबों को पढ़ते हुए बोलता है, चलो ये अच्छा है कि मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर शांति से किताबें पढ़ सकता हूँ। तुम कमीने वांग शीशेंग मुझे बचाने के लिए यहाँ मत आना। मैं यहाँ पर शांति से अपनी बुक पढ़ के काफी खुश हूँ। जिसके बाद हमें वापस से क्यांसू को दिखाया जाता है। वो काफी देर तक तलाश करने के बाद फाइनली एक जगह पर आकर बोलता है, फाइनली मैंने फॉर्मेशन आई को ढूंढ लिया। तभी क्यांसू के पास फॉर्मेशन आई का मेन ट्रेजर आता है जिसे देख क्यांसू बोलता है, ये क्या है? क्या ये वही इमोर्टल मैट्रिक ट्रेजर है? देख के लगता है कि इसका कोई ओनर नहीं है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।